घर हो या देश, संस्थान हो या सरकार, उसकी बुनियाद तभी मजबूत होती है जब उसका हर नुमाइंदा सजग, सहज और ईमानदार हो। ईमानदार अपने कर्तव्यों के लिए, ईमानदार अपनी जवाबदेही के लिए, ईमानदार अपनी जिम्मेदारी के लिए। और ईमान ही किसी व्यवस्था को मजबूत करती है। ईमानदारी बुनियादी और मजबूती तभी और परखी जाती है जब वो नेतृत्व की भूमिका में होती है, एक नेता की भूमिका में। अगर उसकी ईमानदारी भटकती है तो वो जिस व्यवस्था के साथ चलता है उसमें गुण लग जाता है। फिर भटकती ईमानदारी भ्रष्टाचार का ये पर्याय बन जाती है और बन जाता है केवल भ्रष्टाचार। राजनीति का मुद्दा है ये भ्रष्टाचार। फिर राजनीति ही भ्रष्टाचार के दलदल में जिस तरीके से जाकर फंस गई है, उसे बाहर आने का शायद अब रास्ता नहीं निकल पा रहा है। आखिर भ्रष्टाचार के इस दलदल में फंसे इस राजनीति को खत्म नहीं किया जा सकता, बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के जवाब को जानने के लिए आज हम कोशिश भी करेंगे। और हमारे खास कार्यक्रम महासमर के इस मुद्दे में, इस बात को लेकर, इस मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे। और आपके साथ में हूं दुर्गेशन भटनागर। भ्रष्टाचार ने देश की राजनीति को मुद्दा तो दिया, लेकिन राजनीति की बुनियादी व्यवस्था को ही भटका दिया। विकास का नारा भटक गया, भ्रष्टाचार के साथ दो चार होता हुआ दिखा। राजनीति में सत्ता पलटने का हथियार हाथ लगा तो भ्रष्टाचार पर मंच भी साझा होने लगे। राजनीतिक दलों में भ्रष्टाचार का सौदा करने वाला कौन सौदागर बड़ा है, अब इसकी जंग शुरू हो गई। हालांकि पहले राजनेताओं को इस बात की शर्म आती थी कि उनके दामन पर दाग लग रहा है, लेकिन उसके बाद यह सब सामान्य होता चला गया। भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद अपना महिमा मंडन करने में राजनेता पीछे नहीं हटे। हां, बदलाव हुआ तो सिर्फ आरोपों का बदला, सिर्फ कागजों पर लिखे जाने वाले नामों का रंग और स्याही। कैसे घोटाले हुए भारत में, आइए इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। आइए एक बार नजर डालते हैं देश में हुए भ्रष्टाचार और घोटालों पर। आजाद भारत का पहला घोटाला था जीप घोटाला 1948 में। वीके कृष्णा मेनन जो सचिव थे और इस घोटाले में आरोपी। 1956 में मुद्रा मैस घोटाला हुआ, जिसमें टीटी कृष्णमाचारी और हरिदास मुद्रा आरोपी थे। इस घोटाले का फिरोज गांधी ने खुलासा किया था। 1951 में सायकाल आयात इंपोर्ट्स घोटाला हुआ, जिसमें S.A. वेंकटरमन आरोपी थे। 1956 में BHU फंड घोटाला, जो आजाद भारत का पहला शैक्षणिक घोटाला था। 1960 में तेजा लोन घोटाला हुआ। 1963 में केरो घोटाला हुआ। इस घोटाले में पंजाब के प्रताप सिंह कैरो आरोपी थे। आजाद भारत में मुख्यमंत्री पद के दुरुपयोग का पहला मामला। 1965 में पटनायक घोटाला हुआ और आरोपी थे बीजू पटनायक। 1971 में नागरवाला कांड हुआ, जिसमें इंदिरा गांधी का नाम भी उछला था। दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट स्थित स्टेट बैंक शाखा में लाखों रुपए मांगने का मामला था। 1974 में मारुति घोटाला हुआ। इस घोटाले में इंदिरा गांधी और संजय गांधी पर आरोप लगाए गए थे। 1976 में को ऑयल डील घोटाला हुआ था। इसमें इंदिरा गांधी, संजय गांधी पर आरोप लगे थे। इस मामले में आईओसी ने हांगकांग की फर्जी कंपनी के साथ डील की थी और बड़े स्तर पर घूस का लेन देन हुआ था। 1981 में अंतुले ट्रस्ट घोटाला हुआ और इसमें AR अंतुले पर आरोप लगाए गए। 1987 में बोफोर्स घोटाला हुआ और इस घोटाले में राजीव गांधी पर आरोप लगाए गए थे। 1987 में ही HDW सबमरीन घोटाला भी हुआ था। 1989 में बिटुमेन घोटाला, तांसी भूमि घोटाला और सेंट किट्स घोटाला हुआ। VP सिंह पर आरोप लगे। 1990 में पशुपालन मामला, अनंतनाग ट्रांसपोर्ट सब्सिडी स्कैम, चुरहट लॉटरी स्कैम और एयरवेज स्कैंडल हुआ। 1992 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज घोटाला, जिसमें हर्षद मेहता पर आरोप लगे और इंडियन बैंक घोटाला और सिक्योरिटी स्कैम हुआ। 1993 में जैन हवाला डायरी कांड हुआ। हवाला कांड भी इसी साल हुआ था और इस मामले में कई राजनीतिज्ञों पर आरोप लगाए गए। 1994 में चीनी आयात घोटाला। 1995 में बेंगलुरु मैसूर इंफ्रास्ट्रक्चर मामला, JMM सांसद घूसकांड और जूता घोटाला हुआ था, जिसमें जूता व्यापारियों ने फर्जी सोसाइटी बनाकर सरकार को चूना लगाया था। 1996 में टेलीकॉम घोटाला हुआ, जिसमें सुखराम पर आरोप लगे। चारा घोटाला सामने आया, लालू यादव आरोपी थे और यूरिया घोटाला हुआ।
जिसमें टीवी प्रभाकर राव पर आरोप लगाए गए। संचार घोटाला, जिसमें लखूभाई पाठक पर आरोप लगे, साथ ही पेपर स्कीम और ताबूत घोटाला भी इसी साल हुआ था। 2000 में मैच फिक्सिंग मामला आया। 2001 में यूटीआई घोटाला, केतन पारेख कांड, बराक मिसाइल डील, तहलका स्कैंडल हुआ था। 2002 में होम ट्रेड घोटाला सामने आया था। 2003 में ताज गलियारा मामले, जिसमें मायावती पर आरोप लगे, कैश फॉर वोट स्कैंडल के साथ अब्दुल करीम तेलगी का स्टॉम्प घोटाला। 2005 में तेल के लिए अनाज कार्यक्रम घोटाला हुआ, जिसमें नटवर सिंह पर आरोप लगे। 2008 में कैश फॉर वोट स्कैंडल और सत्यम घोटाले के साथ मधुकोड़ा मामला उठा। 2009 में स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, जिसमें प्रमुख परिवार पर आरोप लगे। झारखंड डकैती, हवाला लेन देन मामला हुआ, जिसमें मधुकोड़ा पर आरोप लगाए गए। 2010 में आदर्श सोसाइटी मामला, कॉमनवेल्थ घोटाला और 2G स्पेक्ट्रम घोटाला सामने आया। इन घोटालों की फहरिस्त लंबी है। शायद हमारे देश की कानून व्यवस्था का फायदा उठा आरोपी आसानी से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इसीलिए भ्रष्टाचार पर अंकुश लगने की बजाय ये दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। तो देखा आपने, भ्रष्टाचार भले ही देश और राज्य के विकास की बुनियाद को खोखला कर रहा हो, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के लिए भ्रष्टाचार एक मुद्दा है, जिससे चुनावों में राजनीतिक कमाई खूब होती है। मतदाता भ्रष्टाचार का गाना गाने वाले के फंसाने में आ जाए तो बस वैतरणी पार। चलिए, इसी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर परिचर्चा के लिए आज हम इस विषय को खोदने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ हमारे मेहमान भी होंगे। आइए हम मेहमानों का तारुफ आपसे करा देते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील शर्मा हमारे साथ हैं, भाजपा से SS अग्रवाल हैं जो कि चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं, और आम आदमी पार्टी से कृष्णकांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। पहले तो सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मैं सीधा चलता हूं योगेंद्र जी आपके पास और आपसे जानने की कोशिश करता हूं कि जो भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के आया, अगर चुनाव की बात करें तो भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दे के तौर पर देखा जाता है, लेकिन आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, ये जानना चाहेंगे योगेंद्र जी। देखिए, भ्रष्टाचार निश्चित रूप से इस तरह से स्थितियां बन गई हमारे सिस्टम में, लोगों का कहना है कि ये निकलना बहुत मुश्किल काम है, कि जैसे हमारे बॉडी में खून है उसी तरह से सिस्टम में भ्रष्टाचार है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर किसी पार्ट में कोई गंदगी अगर इकट्ठी हो जाती है उसे दूर किया जाना, अगर इच्छा शक्ति है और अगर साइंस हमारी मजबूत है तो शरीर के किसी भी अंग से निकाली जा सकती है। इसी तरह से सिस्टम में से भी करप्शन निकाला जा सकता है। ऐसा नहीं है किसका पैदा किया हुआ है, हमारा ही पैदा किया हुआ है। आज कोई भी आदमी अगर काम के लिए जाता है तो उसको तब तक यकीन नहीं होता कि जब तक वो सामने वाले को पैसा नहीं दे दे और वो शहर से उसे स्वीकार नहीं कर ले। चलिए, बड़ी बात कही आपने, और जिस तरीके से आपने आम आदमी का उदाहरण दिया योगेंद्र जी, बिल्कुल एक कह सकते हैं कि लेसन जरूर था राजनीतिक पार्टियों के, लेकिन वो अपनी राजनीति की स्थिति को देखने में ही, उसके चक्कर में ही वो फंस गई। और जिस तरीके के फिलहाल आम आदमी की पार्टी की स्थिति है, किसी से छुपी भी नहीं है। सरकारें आई गई, घोटाले हर सरकार में हुए। सुशील जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप जिम्मेदार किसको मानते हैं उन घोटालों के? सबसे ज्यादा अगर सत्ता पर रही है तो कांग्रेस सही है, आपकी जवाबदेही सबसे ज्यादा है। आपसे जानना चाहूंगा, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई काम है तो वो है चुनौतीपूर्ण काम है, वो है ईमानदार बने रहना। कोई व्यक्ति ईमानदारी से काम भी करना चाहता है, उसके आगे बढ़ना भी चाहता है, लेकिन जनता और उनके जो लोग हैं, जो काम कराने वाले लोग हैं, साम दाम दंड भेद ऐसा दबाव बना देते हैं कि वो कैन प्रकार अपना काम करवाना चाहते हैं, जबकि वो कानूनी रूप से हो या नहीं हो। ये स्थिति जो व्यक्ति की मानसिकता है, समाज में जो लोगों की मानसिकता बन गई है, ईमानदारी से जो काम कर रहे हैं तो उनको सामने वाले को लगता ही नहीं कि मेरा काम कर देगा। तो इस तरह का एक जो वातावरण देश में बना है, उसमें सभी लोग जिम्मेदार हैं, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे प्रशासन में बैठे जिनके अधिकार है वो जिसका उपयोग कर रहे हैं वो लोग हों। एक सिस्टम में दुरुस्तीकरण का एक अभियान के रूप में ये इसको लेना पड़ेगा। और जिस तरह का वातावरण बना है, देखो, इच्छा शक्ति कांग्रेस की थी, सूचना का अधिकार हमने दिया। जो लोकसभा विधानसभा में एमएलए एमपी को जो पावर था वो आम आदमी को हमने पावर दिया, और उसी का परिणाम है कि आज इतनी चीजें बाहर आ रही है और उनपे कार्रवाई भी हो रही है। चाहे वो सरकार किसी की भी हो, चाहे कोई भी मंत्री हो, बड़े से बड़ा आदमी हो, उसके खिलाफ भी कार्रवाई। मंत्री जेल में बैठे हैं और लोग जो है चुनाव लड़ने से लालू जी जैसे बाहर भी हो गए हैं।
इच्छा शक्ति कांग्रेस की स्पष्ट है कि देश से भ्रष्टाचार दूर हो, सूचना का अधिकार दिया। राजीव गांधी जी ने एंटी करप्शन बिल वो लेकर के आए, कानून उन्होंने अपने जमाने में दिया। और अभी जो है लोकपाल बिल कांग्रेस लेकर के आई, और जो भी सुधार के 9 बिल लेके आने थे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरा प्रयास किया। और जो अपराधियों को छूट देने का था चुनाव में लड़ने से पहले के लिए, वो जो संशोधन आ रहा था वो उसको सरकार को लाने से राहुल गांधी जी ने रोका, कांग्रेस ने रोका। तो कांग्रेस की इच्छा शक्ति स्पष्ट है कि देश से भ्रष्टाचार दूर हो, ईमानदारी और निष्ठा से काम हो और अच्छे लोग आगे आए। इसमें मैं सोचता हूं कि मैं कोई भी पार्टी या कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि भ्रष्टाचार बढ़ना चाहिए या चलना चाहिए। सभी लोग ये चाहते हैं कि भ्रष्टाचार दूर हो। जरूरत है इस बात की। ठीक कहा आपने सुशील जी, बिल्कुल ठीक कहा कि हर आदमी चाहता है कि भ्रष्टाचार दूर हो, राजनीतिक पार्टियां भी चाहती है कि भ्रष्टाचार दूर हो, लेकिन शुरुआत कहां से हो? शुरुआत कांग्रेस ने करने की बात कही है। अग्रवाल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपकी पार्टी विपक्ष में काफी समय से रही है और उसका अगर कहें कि इस पूरे चीज को लेकर अगर विपक्ष का अगर उनका देखा जाए तो विपक्ष में ही वो हमेशा रही है, तो वो क्या सोचती है? लगातार कांग्रेस के ऊपर उन्होंने आरोप लगाए हैं, भ्रष्टाचार की बात की है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार आपकी पार्टी में भी नहीं हुआ या आपके शासनकाल में भ्रष्टाचार नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं अग्रवाल साहब? दुर्गेश जी, जो मुख्य बात है वो है कि अपने शासन तंत्र के अंदर ऐसी संस्कृति कांग्रेस ने पैदा करी जिससे कि भ्रष्टाचारी तंत्र बन गया, और उस भ्रष्टाचारी तंत्र को अपन ने किस तरीके से संरक्षण दिया, उस प्रकार की एक संस्कृति का निर्माण पूरे के पूरे भारतवर्ष के अंदर, पूरे देश के अंदर हुआ है। हम उस जो मानसिकता बनी, जो एक संस्कृति उसकी बना दी, जो एक तंत्र उसका बना दिया, उसको संरक्षण किसने दिया? उसको संरक्षण दिया उन्हीं राजनीतिक आकाओं ने जो कि उस टाइम शासन के अंदर थे। कृष्णकांत जी, आपसे जानना चाहूंगा, एक आंदोलन के लिए, भ्रष्टाचार को मिटाने की मुहिम के लेकर आपकी पार्टी पनपती है और आपकी सत्ता भी आपको मिलती है दिल्ली में, लेकिन कुछ कर नहीं पाती। क्या आप भ्रष्टाचार के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? जैसा कि अभी कांग्रेस की भी आपने बात सुनी, भाजपा की भी आपने पक्ष सुना, दोनों ने एक दूसरे पर आरोप भी लगाए, उसके साथ साथ कहीं न कहीं पूरा एक ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ पूरा सिस्टम को बदलने की बात दोनों की तरफ से आई है। आप भ्रष्टाचार के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? दुर्गेश जी, मुझे सबसे खुशी की बात तो यह है कि मेरे दोनों साथी भ्रष्टाचार के लिए एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, यानी कहीं न कहीं दोनों के साथ में कोई न कोई कमी है, पर ये जो एक दूसरे की बात सुनना नहीं चाहते। अभी भाई योगेंद्र जी ने एक बात कही कि नस नस में बस चुका लग रहा है, ऐसा है क्योंकि हम कोई भी काम ये उम्मीद रखते हैं कि काम तभी होगा जब पैसा ले लेगा। ये स्थिति क्यों पैदा हुई? और अगर हम ये मान लें कि आम व्यक्ति अगर इस बीमारी को हम सोशली एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो साहब न तो ये आंदोलन होते, न मेरे दोनों साथी इस बात को उठाते। जनता त्रस्त है, जनता कभी भी ऐसे कोई साथ नहीं देना चाहती, ऐसा कोई भ्रष्टाचार नहीं करना चाहती, मजबूरी में वो सब उसको करना पड़ता है। और भ्रष्टाचार की मूल वजह इस राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्तियों ने उसको संरक्षण दिया है। यथा राजा तथा प्रजा। अगर ऊपर से संरक्षण प्राप्त नहीं होगा, मुझे खुशी है कि मेरे जो दोनों साथी बैठे हैं वो इसका तीव्र विरोध कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे ईमानदार साथी, ऐसे ईमानदार लोग जो इन राजनीतिक दलों में बैठे हैं, उनके संरक्षण में और बड़े हस्ती वाले लोग भ्रष्टाचार फैलाते हैं, और उसी की वजह से आज पूरा राष्ट्र इस बीमारी से ग्रस्त है। और अगर ये साथी लोग, ये अच्छे ईमानदार लोग, मैं ये नहीं कहता किसी पार्टी में ईमानदार लोग नहीं है, लेकिन आज जिस तरह से चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होता है सभी राजनीतिक दलों पे, उनके ऊपर आच्छादित कर लिया है भ्रष्ट लोगों ने, और उसी वजह से आज पूरा राष्ट्र परेशान है। अगर राजनीति, सबसे बड़ी बात यह है दोनों पक्षों में चाहे किसी भी जगह की शासन व्यवस्था रही हो, किसी की तंत्र में भागीदारी रही हो, अब विपक्ष में रह करके दूसरों पर कीचड़ उछालने से बेहतर है दोनों अपने अपने दलों को ठीक करें। अगर चलिए, बड़ी बात कही आपने कि कीचड़ उछालने से अच्छा है कि पहले अपने आप को दुरुस्त किया जाए, अपने दलों को दुरुस्त किया जाए, ताकि इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाए। चलिए, अनिल शेखावत जी भी क्या कहते हैं इस भ्रष्टाचार को लेकर? वो राजनीतिक विश्लेषक हैं, सपा में पहले रह चुके हैं। अनिल शेखावत क्या कहते हैं, एक बार उनको सुन लेते हैं। जो अभी थोड़े दिनों बीच में एक बहस चली थी कि लोकायुक्त की जो सीमाएं हैं वो दुरुस्त की जाए, उस कानून को अच्छा बनाया जाए, उसके पीछे सिर्फ उद्देश्य यही था कि भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाए। इस टाइम सरकारी स्तर पर कोई ऐसी एजेंसी काम नहीं कर रही
कि भ्रष्टाचार पे काबू पाया जाए। जैसे हम स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान की बात करें तो अगर मैं भ्रष्टाचार की कहीं शिकायत करूंगा तो उसका कहीं पर भी सुनवाई नहीं हो रही है और उसका जो डिस्पोजल है उस कंप्लेंट का वो बरसों ले रहा है। तो जब तक हम इस कानून को सख्त नहीं करेंगे, और ये कानून सख्त ऐसा होना चाहिए जो कर्मचारियों को, अधिकारियों को, राजनेताओं को, सबको अपनी सीमाओं में लेवे, तब भ्रष्टाचार रुकेगा। और बड़े नेताओं से लेकर बड़े अफसरों तक भ्रष्टाचार में जब तक जेल नहीं होगी, जब तक उनकी संपत्तियां कुर्क नहीं होगी, जब तक ऐसे उदाहरण जनता के सामने पेश नहीं होंगे, भ्रष्टाचार रुकने वाला नहीं है। क्योंकि भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी तौर पे, सतही तौर पे आम आदमी के बीच में फैल चुकी है। इसको रोकने के लिए युद्ध स्तर पर कोई ऐसा कानून लाना पड़ेगा जो सबकी सहमति से हो, सब उसमें भागीदार बने, तब जाके हम इस भ्रष्टाचार। बहुत बड़ी बात करिए, राजनीति की स्थितियां जिस तरीके की हुई, हमारे नेताओं की जो स्थितियां हो गई और जिस तरीके के घोटालों की फहरिस्त है, वो साफ तौर पर नेताओं के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाती है। हम एक एक बार सबसे जानना चाहेंगे, समय हमारे पास कम है, हम ये जानना चाहेंगे क्या संरक्षण मिलता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही। संरक्षण जिस तरीके से मिला है और अपराधियों को बचाया जा रहा है, दबंगों को लिया जा रहा है, इसी कारण से ये सारी चीजें होती है। 1 मिनट बचा है हमारे पास, हम आप सबकी एक एक प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से पहले मिशन था, राजनीति अब प्रोफेशन हो गया है, आखिर इसको क्यों नहीं रोका गया? एक प्रश्न ये। दूसरा प्रश्न, क्या आप अपनी पार्टी में जो दबंग टाइप के लोग हैं, करप्ट टाइप के लोग हैं, उनको रोकने की कोई कवायद करेंगे, अपने मंच उठाने की बात करेंगे, सुधार की बात करेंगे? आप तीनों से 1 मिनट का समय है हमारे पास, 20-20 सेकंड में आपकी प्रतिक्रिया जानेंगे। सुशील जी, आपसे। देखिए, कांग्रेस ने इसकी शुरुआत कर दी है और माननीय राहुल जी के नेतृत्व में पूरे देश में, पूरी पार्टी में इस विषय को ध्यान में रखा जा रहा है और इसी वजह से उन्होंने बड़े फैसले किए हैं और इस तरह के लोगों को रोका जा रहा है, इस तरह लोगों को बाहर किया जा रहा है और आने वाले समय में आप देखेंगे कांग्रेस इस जन आंदोलन को आगे लेके जाएगी। चलिए, राहुल जी के फॉर्मूले की भले ही हवा निकल गई हो, लेकिन फिर भी शुरुआत जरूर की है। अग्रवाल साहब, आपसे जानना चाहेंगे संक्षेप में। अग्रवाल साहब। बिल्कुल, पिछले शासनकाल में 60 साल के शासनकाल के अंदर कांग्रेस ने ऐसी मानसिकता और संस्कृति पैदा कर दी है। आपकी पार्टी की बात करें, आपकी पार्टी की बात करें, कांग्रेस ने क्या किया ये जनता जानती है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि क्या हो पाएगा जबकि कांग्रेस मुक्त भारत। आपकी पार्टी की बात जानना चाहते हैं। हमारी पार्टी बिल्कुल पूरे के पूरे भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भय, भूख और भ्रष्टाचार तीनों से मुक्त भारत। चलिए, भय, भूख, भ्रष्टाचार से कृष्णकांत जी, आपका एजेंडा भी जानना चाहते हैं। आपकी पार्टी का भ्रष्टाचार को लेकर बनी पार्टी है, लेकिन क्या भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए आपकी पार्टी का क्या किस तरीके का योगदान होगा? हमारा राजनीतिक रूप में जहां पर अगर हम संसद में, विधानसभा में, जहां कहीं भी होंगे, हम अपना कार्य करेंगे। उसके अलावा देश में अच्छे लोगों को आगे लाना और इन राजनीतिक दलों को उनके ऊपर नकल कस के रखना कि भैया वो भ्रष्टाचार ना कर सके, ये हमारा मुख्य एजेंडा रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। हमारे साथ कांग्रेस से सुशील शर्मा जी जुड़े इस परिचर्चा में, एस.एस. अग्रवाल साहब जुड़े, भाजपा से हैं वो, और कृष्णकांत जी जो कि आम आदमी पार्टी से हैं वो भी हमारे साथ जुड़े, और हमारे न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा जी की भी राय हमने हमारी इस परिचर्चा में जानी है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस परिचर्चा में फिलहाल इतना ही, और हम तो ये कहेंगे कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार देश की बुनियाद को खोखला करती जा रही है, आज जनमानस को उससे अब वो हलकान होता हुआ नजर आ रहा है, परेशान नजर आ रहा है। निजात अगर मिल सकती तो लोकतंत्र की बुनियादी व्यवस्था से ही उसको ठीक करने, उसको दुरुस्त करने पर मिल सकती है, और वहां एक बड़े बदलाव की जरूरत भी है। जनता को जागना होगा और भ्रष्टाचार और ऐसे चरित्र और चेहरों को नकारना होगा, तभी तमाम तरीके के भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सकती है। जन टीवी की आप सभी से अपील है, आप लोकतंत्र का हिस्सा बने और देश को सुरक्षित रखने में अपनी हिस्सेदारी दें, मतदान जरूर करें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कल एक और मुद्दे के साथ हम आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।